देखिए, आज हम क्लास 12th के अंतर्गत आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार। और अलंकार को हिंदी में कहते हैं आभूषण। क्या कहते हैं? आभूषण। जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार से जो है काव्य की शोभा बढ़ती है। तो देखते हैं हम इंटरमीडिएट के अंतर्गत 7 फिगर ऑफ स्पीच हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, जिनका अध्ययन हम अब करने जा रहे हैं। इन 7 फिगर ऑफ स्पीच को हम एक ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। ये ट्रिक है जिसे हम याद रखने के लिए याद करेंगे शैम्पू। शैम्पू आजकल घर में सभी लोग यूज करते हैं, तो हमें शैम्पू सिर्फ याद करना है। क्या हमने लिखा है? शैम्पू। शैम्पू का मतलब है 7 फिगर ऑफ स्पीच शैम्पू के अंतर्गत हैं। यस फॉर सिमली। यस फॉर सिमली को हिंदी में क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। यस फॉर हाइपरबल। हाइपरबल। इसको क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। ए फॉर अपोस्ट्रोफी। ए फॉर एम फॉर मेटाफॉर। पी फॉर पर्सोनिफिकेशन। ओ फॉर ऑक्सीमोरन। ओ फॉर ओनोमोटोपोइया। ओ फॉर ओनोमोटोपोइया को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मक अलंकार। ऑक्सीमोरन को हिंदी में क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार। तो देखिए, 7 फिगर ऑफ स्पीच हम एक ट्रिक के माध्यम से, एक वर्ड के माध्यम से आसानी से याद करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में कितने फिगर ऑफ स्पीच हैं? ओनली 7। क्या याद करेंगे? शैम्पू। पहला यस फॉर सिमली। एच फॉर हाइपरबल। एच फॉर ए फॉर अपोस्ट्रोफी। एम फॉर ये लिखा हुआ देखें, पी फॉर पर्सोनिफिकेशन। पी फॉर ओ फॉर ओनोमेटोपोइया। ओ फॉर ओनोमेटो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मक। अब चलते हैं सिमली की डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। हम हिंदी में समझते हैं। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक, एज, सो एज टू मैच द कंपैरिजन। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, हिंदी में हम समझते हैं कि 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं और एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से की जाती है, लेकिन दोनों में सबसे गौर की चीज़ देखने की बात यह है कि दोनों में कम से कम एक विशेषता बराबर हो, समान हो। और उसमें जैसे कि उपमा में कहते हैं वाचक शब्द लाइक, एज, सो एज, इस सेंटेंस के अंतर्गत होना चाहिए। इन्हें देखकर हम ये बता पाएंगे कि ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? सिमली होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं छात्रों, मैंने आपको बताया ये जैसे वर्ड्स हैं, यूजिंग जो वर्ड्स प्रयोग हुए हैं लाइक, तो यहाँ पर हमारी ये पोएम की लाइन दी है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इट ड्रॉप्ड एज। तो यहाँ पर ये एज का शब्द यूज किया गया है। जब हम एज शब्द यूज करते हैं तो ये एज शब्द देखकर ही एज, सो एज, ये सब जब हम देखेंगे सेंटेंस में, अगर किसी में हमें देखने को मिल जाते हैं तो आंख बंद करके हम ये बता देंगे कि सिमली ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। परीक्षा में, एग्जामिनेशन में ये सवाल जो है, ये ऐसा क्वेश्चन आपको 2 से 4 नंबर तक का पूछा जाता है और उसमें इस तरीके से एग्जामिनेशन में ये वाली लाइन दी होती है। फिर बच्चों से पूछा जाता है बताओ इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है। तो हमने लाइन को पढ़ा, हमने देखा एज लगा है, अगर सो लगा है या मतलब सो एज लगा है। ठीक है, तो हमने देखते ही बता दिया कि इसमें कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच? सिमली है। ठीक है, ठीक से समझ में आता है? अगर कोई कंप्लेंट है तो बता सकते हैं कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से हम और दूसरे एग्जाम्पल्स भी आपको लिखेंगे। देखिए दूसरा है, तो यहाँ पर क्या है? लाइक है। क्या है? तो ऐसे हमें सिमली की पहचान करना बहुत आसान है। अगर हमें कुछ भी नहीं पता है
तो हम इन वर्ड को देख लें, लाइक, सो, एज। अगर किसी लाइन के अंतर्गत ये आता है तो हम आंख बंद करके सीधे उसको पहचान लें कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा है, सिमिली है। चलो अब आगे हम देखते हैं मेटाफर के बारे में। नंबर 2, हाइपरबल, अतिशयोक्ति अलंकार। हाइपरबल, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? अतिशयोक्ति अलंकार। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जहाँ पे कहा जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। कहने का तात्पर्य है कि तिल का ताड़ बना देना, ठीक है। जहाँ तिल का ताड़ बना दिया जाता है वहाँ पर हाइपरबल, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल्स, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। रिवर माने क्या होता है? नदियाँ। रिवर्स माने नदियाँ, ब्लड मीन्स खून, खून की नदियाँ, फ्लोड मीन्स बह गई, इन द बैटल, युद्ध क्षेत्र में। ऐसा युद्ध हुआ कि जिसमें खून की नदियाँ बह गईं, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है, 2 मरे होंगे, 4 मरे होंगे, लेकिन इनने लिख दिया अतिशयोक्ति अलंकार में रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। अब दूसरा हम सेंटेंस देखते हैं। प्रॉब्लम, आई हैव ए मिलियन प्रॉब्लम्स। आई, मेरी, हैव रखते हैं, मिलियन प्रॉब्लम, हमारी बहुत मिलियन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। आदमी की एक प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम, ये मिलियन से प्रॉब्लम है। तो मैंने बताया कि हाइपरबल अलंकार वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर छोटी बात को बहुत बड़ा कर दिया जाता है। मिलियन प्रॉब्लम किसी की हो सकती है। 1, 2, 3 नंबर में देखते हैं। द मैन इन द कैप had the strength 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 of a 1,000 elephants, ELEPHANTS, एलिफेंट्स। 3 नंबर सेंटेंस में द मैन इन द कैप हैड द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ माने जानते हैं? ताकत। ये 1,000 एलिफेंट मतलब हजारों हाथियों का बल, हजारों हाथियों की ताकत उस आदमी के अंदर है। हजारों हाथियों की ताकत एक आदमी रखता है। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर यूज होते हैं उसको पढ़ के ही हम बता दें कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें प्रयोग किया गया है। देखो, हमें एग्जामिनेशन में इस तरीके से ऐसे सेंटेंस लिखे होंगे, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है, ये हमें बताना होता है, ठीक है। तो अब तीसरे नंबर पे कौन बच्चों आता है फिगर ऑफ स्पीच, जिसके बारे में हम बताएं आपको? अभी हमने बताया था, क्या बताया था? शैम्पू। क्या बताया था? तो एस फॉर सिमिली, एच फॉर हाइपरबल, और उसके बाद क्या आता है? ये फॉर क्या है? ए फॉर क्या? अपॉस्ट्रॉफी। क्या बताया? अपॉस्ट्रॉफी। नंबर 3 पे आता है अपॉस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, अपॉस्ट्रॉफी। संबोधन अलंकार कौन सा होता है? ये संबोधन अलंकार। देखिए, अपॉस्ट्रॉफी के अंतर्गत इसे हम समझते हैं, इसे हिंदी में संबोधन अलंकार कहते हैं। जब किसी निर्जीव वस्तु को, जब किसी भी निर्जीव वस्तु या उसके विचार को हम संबोधित करते हैं तो ऐसे अलंकार को हम क्या कहते हैं? अपॉस्ट्रॉफी। क्या कहते हैं? अपॉस्ट्रॉफी। देखिए एग्जाम्पल
को देखते हैं। नंबर 1 ओ डेथ, ओ डेथ, और अपॉस्ट्रोफी का ये साइन लगा होता है। नीचे हम ऐसे अपॉस्ट्रोफी का ये संबोधन चिन्ह होता है, इसे हम देखेंगे। व्हाई आर यू सो क्रूएल। और ये हमारा कौन सा साइन है? ये इंट्रोगेटिव साइन। तो देखिए इसे पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब देखो क्या हमने बताया, निर्जीव वस्तु, डेथ कोई मृत्यु है ना, डेथ कोई सजीव थोड़ी है, जिस उसमें जान थोड़ी, तो मृतक है, वो तो निर्जीव है ना। जैसे गाय है, मनुष्य है, हम लोग सजीव हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं वो तो हैं। अब वो डेथ, उसके बाद ये क्या लगा है? अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा है। उसके बाद भाई आर यू सो क्रूएल, ओ मृत्यु, भाई मीन्स क्यों, आर माने हो, यू माने तुम, सो माने इतना, क्रूएल, क्रूएल माने क्या होता है? तुम इतना, मतलब कुद्र, नाराज क्यों हो, है नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को हम जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ के कैसे बताएंगे कि अपॉस्ट्रोफी का, पहली बात, जिस भी सेंटेंस में ये अपॉस्ट्रोफी साइन लगा हो उसे हम पहचान लेंगे, ठीक है। और दूसरा हम लिखते हैं मिल्टन। नंबर 2 मिल्टन, मिल्टन पोएट का नाम सुना है? ये अपॉस्ट्रोफी साइन ऐसे लगा दीजिए। यू शुड नॉट बी, यू शुड not be, you should not be living at this hour, you should not be living at this hour, फुल स्टॉप। ये मिल्टन पोएट हैं, इनका पूरा नाम है जॉन मिल्टन, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी साइन के बाद यू शुड नॉट, यू मीन्स तुम, शुड मीन्स चाहिए का अर्थ होता है, नॉट नहीं, बी लिविंग एट दिस आवर, ठीक है। और लिव माने रहना होता है, लिविंग एट दिस आवर, ठीक है। अब मतलब यू शुड नॉट बी लिविंग एट दिस आवर। तो इस सेंटेंस को हम समझते हैं, समझकर हम जानते हैं। अगला हम सेंटेंस लिखते हैं, ओ जूलियस सीजर, ओ जूलियस सीजर, दाऊ मीन्स तू होता है, आर्ट माइटी, तू अब भी इतना शक्तिशाली है। तो ये हमारे जो हैं, हाँ ये वाला अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी संबोधन अलंकार है, जिसके हमने एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये समझना होता है। और अभी हमने क्या बताया था? शैम्पू, SHAMP और डबल O, इसमें S भी हो गया, H भी हो गया, अपॉस्ट्रोफी भी हो गया। ये नंबर 2 क्या बचा है? 4 नंबर पे मेटाफोर, क्या बचा है? मेटाफोर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार हिंदी में भी पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है? कितने बच्चों ने पढ़ा है रूपक अलंकार? मेटाफोर को तो हम रूपक अलंकार कहते हैं, लेकिन एक मेटाफोर की डिफिनेशन है, मेटाफोर इज एन इम्पायर्ड सिमिली। मेटाफोर एक प्रकार से छुपी हुई उपमा है, ठीक है। इसमें लाइक, सो, एज जो उपमा में प्रयोग होता है वो वर्ड प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और ये उसका ही सिमिली का एक शॉर्ट रूप होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। इसमें क्या है, आपने देखा है बाज का प्रयोग हुआ है, उसके बाद सो, लाइक, ऐश का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। राणा प्रताप कैसे हैं मालूम? एक लाइन है, राणा प्रताप को डायरेक्ट एक लाइन बता दिया गया है, कैसे? युद्ध के मैदान में, इन द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड में वो राणा प्रताप क्या हैं? शेर हैं। राणा प्रताप को ही शेर बता दिया गया है। तो हमने कहा था कि ये मेटाफोर जहाँ पे होता है वहाँ पे सो, लाइक, एज इसका प्रयोग नहीं होता है। और डायरेक्टली जैसे उसमें कंपैरिजन की जाती है सिमिली में, जैसे एक चीज़ की एक अलग चीज़ है,
राणा प्रताप हैं और उनसे कहते हैं राणा प्रताप को मतलब बाजे लाइन है। तो उसमें जो है एज और सो लाइक, मतलब एक चीज़ की तुलना, राणा प्रताप की तुलना अगर लाइन से की जाती तो सिमली हो जाता और सो और एज लाइक का प्रयोग किया जाता। लेकिन यहाँ पर राणा प्रताप को ही हमने शेर कह दिया। राणा प्रताप युद्ध में शेर थे, राणा प्रताप युद्ध में ही शेर थे। तो डायरेक्टली कह देने पर मेटाफर हो जाता है। अब अगला हम देखते हैं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, KASHMIR इज द स्विट्जरलैंड, SWIT ऑफ इंडिया। ठीक, कश्मीर जो है वो क्या है? स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड। कश्मीर जो है स्विट्जरलैंड है भारत का। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर हर चीज़ को बताया जाता है। लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक क्या है? लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है ना। तो मेटाफर इज एन इम्पाइल्ड सिमली, वट वर्ड्स लाइक एज शो आर नॉट यूज्ड। राणा प्रताप बाज ए लाइन इन द बैटलफील्ड। दूसरा सेंटेंस है कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, लाइफ इज ए ड्रीम। और नंबर 4 पे हम देखते हैं, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोज। अब देखो ये जीवन जो है वो बेड ऑफ रोज, रोज मीन्स क्या होता है? गुलाब। बेड माने बिस्तर होता है। जीवन फूलों की सेज नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? जीवन एक फूलों की सेज नहीं है, जीवन एक बहुत आसान नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस के माध्यम से ये पता करेंगे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया है। और फिगर ऑफ स्पीच हम जो पोएट मतलब अपनी रचनाएं पढ़ेंगे, जैसे पोएट्री की और अपने, तो उसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच लिखना होता है। नीचे एक्सप्लेनेशन के बाद में हम लिखते हैं कि इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत ज़रूरी हमें पता भी करना होता है। तो इसके बाद हम अगला देखते हैं, अब क्या बचा है? पी। पी का मतलब क्या है? पर्सोनी, पर्सोनी, PERSONIFICATION। पर्सोनिफिकेशन को क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड। जब हम, इसकी डिफिनेशन हिंदी में है, जब हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, ये पर्सोनिफिकेशन के अंतर्गत मानवीकरण अलंकार है जब हम किसी भी निर्जीव वस्तु या विचार को सजीव मान लेते हैं
तो वहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग होता है? मानवीकरण। कौन सा अलंकार होता है प्रयोग? वेरी गुड, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। मानवीकरण अलंकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन अलंकार इसे कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है एक्सपीरियंस। क्या है? XPRIENCE। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट क्या है? टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। यहाँ पे एक्सपीरियंस मीन्स क्या होता है बच्चों? अनुभव। क्या होता है? अनुभव एक बेस्ट सबसे अच्छा अध्यापक है। अनुभव एक सबसे अच्छा अध्यापक है। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भाई अनुभव कोई आदमी तो है नहीं, अनुभव को मानव मान लिया गया है, मनुष्य। आज जो अच्छा टीचर है वो कोई आदमी हो सकता है, उसका कुछ नाम हो सकता है। अनुभव तो एक मतलब जो है ये सजीव तो है नहीं, मानवीकरण निर्जीव है ना। तो निर्जीव वस्तु को जब हम सजीव मान लेते हैं तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? पर्सोनिफिकेशन। समझ गए? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। दूसरा देखते हैं। अच्छा हाँ, आपने पोएम पढ़ी है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। ठीक है। तो ये आपने पोएम पढ़ी है। तो इस पोएम में देखो लेट नॉट एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। तो ये एम्बिशन जो है यहाँ पर जैसे एक्सपीरियंस था वहाँ पर यहाँ पर एम्बिशन है। तो एम्बिशन महत्वाकांक्षा को इन्होंने मनुष्य का दर्जा दिया है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों? पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद और हम एक एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे। नंबर 3, अथॉरिटी, ATHAUTHORITY, अथॉरिटी forgets a dying king, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे अथॉरिटी फॉरगेट्स मतलब भूल जाती है। क्या है? फॉरगेट्स मीन्स भूल जाना, भूलना। डाइंग किंग मरे हुए राजा की तरह। तो यहाँ पे अथॉरिटी को हमने अथॉरिटी जो वर्ड यूज किया गया है इसको जो है काहे का दर्जा दिया गया है? मानव का दर्जा दिया गया है अथॉरिटी। लेकिन ये निर्जीव है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। अब हमने SHAMP तक समझ लिया है। अब आगे हम ओ को समझते हैं। ओ फॉर ऑक्सीमोरन। सभी फिगर ऑफ स्पीच आज आपको इसी वीडियो के अंतर्गत हम उनका अध्ययन कराएंगे। अब हम देखते हैं ओ फॉर ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या है? विरोधाभास। क्या है? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार जिसमें एक ही वस्तु के दो विरोधी गुण एक साथ दिखाए जाते हैं। इस अलंकार में चाहे आप नोट कर लें, इस अलंकार में एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ दिखाए
दिखाए जाते हैं, एक साथ दिखाए जाते हैं, वहाँ पर ए ऑक्सीमोरन अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वस्तु के, एक ही चीज़ के दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ दिखाई जाते हैं, वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? ऑक्सीमोरन अलंकार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम ऑक्सीमोरन, देखिए, हाँ एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं। हमने पोएम पढ़ी है, एंड हैविंग नथिंग कामा, उसके बाद ही हैथ आल। ये हमने अपने पोएम में पढ़ा है। देखो, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास नथिंग कुछ भी नहीं, हैव मान रखता है, उसके पास कुछ ना होते हुए भी ही है थाल, वो सब कुछ रखता है, उसके पास कुछ नहीं होते हुए। देखो, एक ही सेंटेंस में एक ही वस्तु के दो गुण, इसमें जो है परस्पर दो गुण, दो विरोधी गुण। मतलब पहले ये बताया गया उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास सब कुछ है ना भाई। एक ही वस्तु के दो विरोधी गुण जिसमें दिखाए जाते हैं, वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन को हम ऐसे पहचानेंगे कि इस अलंकार में एक ही वस्तु के दो गुण, विरोधी गुण, उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। अच्छा, अब दूसरा लिखेंगे, ही इज एन इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट माने बच्चों क्या होता है? निर्दोष। क्या होता है? निर्दोष। क्या होता है? निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो। ही इज एन इनोसेंट, भाई एक निर्दोष है। क्रिमिनल भी लिख दिया, CRIMINA। अरे भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं, देखो ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। क्या नाम तुम्हारा है? नितिन। ही इज एन इनोसेंट, बाय एक निर्दोष। क्रिमिनल माने क्या होता है? अपराधी। बाय एक निर्दोष अपराधी। देखो, अपराधी भी बता दिया और निर्दोष भी बता दिया, उसका दोष भी नहीं है। तो ऐसे को हम यहाँ क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन। क्या कहते हैं? नंबर थ्री सेंटेंस हमारा है, ही इज एन ओपन सेक्रेट, SECRET, सेक्रेट। ओपन मीन्स मान जानते हैं, ठीक है। वह एक खुला हुआ और सेक्रेट बंद मैदान है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया इस ऐसे में आप ये देखिए कि दो गुण, एक वस्तु के दो विरोधी गुण जहाँ दिखाई देते हैं, वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीमोरन होता है। चलो आगे देखते हैं अगले वीडियो का। ONOMATOPOEIA बोल दो करो ना। कौन सा है? ध्वन्यात्मक। कौन सा अलंकार है बच्चों? देखिए, ये ओनोमेटोपोइया जो अलंकार है, इसे हिंदी में ध्वन्यात्मक अलंकार कहते हैं। तो इसमें जो शब्दों की ध्वनि या भाव है, इस अर्थ का संकेत हमें मिलता है। क्या मिलता है? इसमें जो प्रयुक्त शब्द होते हैं, उनकी ध्वनि या भाव अर्थ का हमें संकेत मिलता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखिए, पहला है द एंड ब्यूटी बोर्न कामा आप मरमरिंग फुल स्टॉप।
नहीं कामा है। इसके बाद अगले लिखते हैं शैल पास इनटू हर फेस, शैल पास इनटू हर फेस। ठीक, इसकी डिफिनेशन इसी प्रकार से है कि ये आपको ध्वन्यात्मक है, जैसे कि एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मर्मरिंग, जैसे कोई साउंड मीन्स आवाज़, यहाँ पे बुदबुदाना होता है नहीं, कोई धीरे धीरे अपने बुदबुदा रहा है, मतलब तुम्हारी इनसे बात हो गई तो ये ज़ोर से नहीं कह रहे हैं, बुदबुद बुदबुद कर रहे हैं मन में, है नहीं। तो इस तरीके की जहाँ पर इसको हम ध्वन्यात्मक अलंकार कहते हैं, है नहीं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सभी छात्रों ने सातों फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में अगला पढ़ाएंगे।